हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं स्कोर कार्ड ऑफ SOIT। ठीक है, पीओ का मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और आप लोगों ने देखा होगा यार, उतना कुछ खास नंबर नहीं है मेरे। कटअप से 12.5 थे और 4-5 सब्जेक्ट है, थोड़े थोड़े मार्क्स आ गए तो वो ओवरऑल कटअप क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बात करते हैं SOIT का। तो इसमें जो इंग्लिश होता है वो 50 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और जनरल अवेयरनेस नहीं होता है इसमें क्वांट होता है। ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 125 मार्क्स के होते हैं। कट ऑफ इस बार 49.75 गया था और मेरे 67 आए थे। ठीक है, तो ठीक है, कट ऑफ मार्जिन ठीक है, लेकिन प्री में आपको कट ऑफ क्लियर ही करना है। वो कितना भी मार्जिन रहेगा उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड का स्टोरी बताते हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था जब IBPS PO का मेंस ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये ऐसा हुआ था। ये शायद लास्ट दिसंबर हुआ था, 30 या 31 दिसंबर को। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे 30 दिसंबर को हुआ था पेपर। तो उस टाइम मेरा PO का मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ था। PO का मेंस में आपने देखा होगा रीजनिंग में बहुत गंदे मार्क्स है, हाँ GA में ठीक ठाक मार्क्स है, बाकी क्वांट में भी उतना एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं था। तो वहाँ से कुछ उम्मीद लग नहीं रहा था कि होगा। हाँ ठीक है, लग रहा था कि यदि मेंस क्लियर भी होता है तो कट ऑफ पार होगा जस्ट, तो मुश्किल है फाइनल सिलेक्शन। तो बाकी आप लोगों की दुआ से हो गया, अच्छा बैंक भी मिला। तो वहाँ से फ्रस्ट्रेशन था। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि क्या होगा, चाहे आप कितना भी अच्छे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है 20 नंबर 25 नंबर 30 इवन 30 नंबर तक ज़्यादा हैं उनके मेंस में, फिर भी उनको इंटरव्यू में 50 मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लायक नहीं है, PO बनने के लायक नहीं है। होता है बैड लक कुछ होता है, या इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है आपके बारे में, इंटरव्यू का मूड कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है जो मेंस में 25 नंबर 30 नंबर ज़्यादा ला रहा है वो इंटरव्यू में 70 75 80 नंबर के लायक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे लक फैक्टर ऑफ कोर्स काम करता है, और इंटरव्यूअर क्या सोचता है आपके बारे में। ठीक है, आपने किसी चीज़ का आंसर दिया, वो इंटरव्यूअर कैसे ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। बहुत सारे बातों का मीनिंग परसेप्शन निकालना अलग अलग चीज़ें होती है, तो यह सारे फैक्टर होते हैं। तो मेरा था कि मेंस उतना अच्छा हुआ नहीं था, तो SO से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था कि यार एक तो एग्ज़ाम मैंने निकाल दिए, गवा दिए, अब SO मेरा प्रायोरिटी भी था SO, और दूसरा था कि यार अब ये लास्ट एग्ज़ाम है इस साल का, तो इसको अच्छे से देना है। तो मैंने प्री दिया। तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन था, उसमें मैंने 40 के आसपास अटैम्प्ट किया। ठीक था, वो 25 नंबर का था, उसमें 14.25 मार्क्स आए। ठीक है, वो जो भी था, मेरा मार्क्स कटते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ठीक है 25 में यदि 15 के आसपास आ रहा है तो ठीक ठाक है। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन आता है। रीजनिंग इस बार इतना टफ था कि मैंने इवन एक पजल भी नहीं सॉल्व कर पाया। पजल्स में ऐसे ऐसे कंडीशंस थे कि आप यकीन करो 50 क्वेश्चन में से एक भी पजल नहीं बना। हार्डली 4-5 पजल तो होंगे, डोंट रिमेंबर, लेकिन 4-5 पजल में से कोई एक भी नहीं बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम क्या मेंटल हालत होगा आदमी का, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में कितना भी आप कर ले पजल्स, प्री में पजल सॉल्व करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स भी अच्छा कैरी करता है और वेटेज भी अच्छा खासा होता है। तो मेरे एक भी पजल सॉल्व नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने जो भी थे छोटे छोटे क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब मैंने सॉल्व किए। सॉल्व करके हार्डली 17.75 आया ना, मैं 18 क्वेश्चन के आसपास ही शायद सॉल्व कर पाया था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि यार एक तो वो पेपर चला गया, PO का गया, SO भी अब हाथ से निकल गया, इसका प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या करेंगे। तो ये 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। फिर जब क्वांट में मैंने मूव किया तो वहाँ पेपर आसान लगा थोड़ा। ठीक है, तो वहाँ 50 में मैंने 35 मेरे आए मार्क्स, 35 ही अटेम्प्ट करते मैंने। जितना मार्क्स आया एक्चुअली मैंने उतने ही करे थे, और ठीक था। मतलब अब पूरे का पूरा तो स्पीड बहुत चाहिए, लेकिन मेरा उतना भी स्पीड नहीं था, तो मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और ठीक था। मतलब प्री लेवल का ही था, ज़्यादा मेंस क्वांट में ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग को एकदम हाई लेवल पे लेके गया था और मैथ्स को थोड़ा मॉडरेट रखा था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते। तो क्वांट थोड़ा ठीक ठाक गया। ओवरऑल अटैम्प्ट याद नहीं है, इसको जोड़ सकते आप। तो ये चीज़ हुआ। फिर मेरे को डाउट था कि यार प्री होगा कि नहीं, क्योंकि रीजनिंग तो अच्छा हुआ नहीं है। लेकिन जब मैं बाहर निकला, फिर बातें हुई ग्रुप सब, टेलीग्राम ग्रुप से ये सब देखा, तो पता लगा कि रीजनिंग सबका ही पुअर था, क्योंकि वास्तव में क्वेश्चन टफ थे। फिर भी देखो, इस टाइप से यदि पेपर आपके एक्सपेक्टेशन मार्क्स पे नहीं जाता है तो आप तब तक श्योर नहीं होते जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो
ये मेरे मन में भी था कहीं ना कहीं। मैं मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, लेकिन दिमाग में था कहीं ना कहीं कि यार होगा कि नहीं होगा, प्री होगा कि नहीं होगा। अब क्या करें, अब तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है देने को। तो ये थोड़ा सा स्टोरी था प्री का। तो ये मैंने सम अप किया, 67 मेरा स्कोर आया, 49.75 कट ऑफ गया था, तो ठीक ठाक है स्कोर, लगभग ठीक है। फिर आता है मेंस का बारी। जब रिज़ल्ट आ गया तो हो गया। फिर मैंने थोड़ा मेंस का पढ़ना शुरू किया। तो मैंने मेंस के लिए गेट एसमेस सर का कोर्स लिया था मेंस का, तो वहाँ से मैंने नोट्स बना रखे थे पहले। तो नोट्स मेरे लगभग कंप्लीट थे, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के। तो बाकी जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद मैंने थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो मैंने अटैम्प्ट किए थे, 60 क्वेश्चन होते हैं, तो 60 में से मैंने लगभग 40 के आसपास अटैम्प्ट कर दिए थे, ठीक है। हाँ, लेकिन स्कोर बहुत ही गंदा आया था, 17.75। और मेंस का ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जज नहीं कर सकते हैं कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और मैं इसका मेंस देख के आके भूल गया था कि होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप जब मैथ रीजनिंग ये सब सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने सही किए हैं या गलत किए हैं, क्या किए हैं। लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन ही नहीं याद रहता। जब क्वेश्चन ही नहीं याद रहेगा तो फिर आप क्या आके देखेंगे कि आपने आंसर सही मार्क किए या नहीं किया। थोड़ा लेंदी पेपर होता है। तो एनी हाउ मैंने 17.75 स्कोर किए। फिर मैं मेंस दे के इसको भूल गया। जब रिज़ल्ट आया तो मेंस क्लियर हो गया। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन अब स्कोर कितना है, शायद कट ऑफ के बराबर में हो, तो इंटरव्यू में क्या ही फ़ायदा, कितना भी स्कोर कर ले। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ तक धीरे धीरे पढ़ाई चल रहा था थोड़ा बहुत। इंटरव्यू के लिए मैंने ज़्यादा नहीं किया था। वो पीओ का जो इंटरव्यू हुआ था उसके लिए मैंने पढ़े थे, बैंकिंग अवेयरनेस ये सब। मैंने सोचा यार ठीक है, इससे ही मैनेज करेंगे उसको, थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ लेंगे जब स्कोर कार्ड आएगा। तो जब स्कोर कार्ड आया तो 3.75 ही ज़्यादा थे। अब तो उम्मीद था नहीं इधर से, उम्मीद फिर बचा था पीओ से, क्योंकि उसमें 12.5 मार्क्स ज़्यादा थे, तो उधर से थोड़ा उम्मीद था। तो फिर मैंने इसमें उतना उम्मीद नहीं रखा, यार ठीक है जाके दे देना है, जो होगा देखा जाएगा। इस टाइप से इसमें एसओ में मैं रिलैक्स था पूरा, कि ऐसे भी होना नहीं है यार, 3.75 में क्या ही होगा। तो फिर मैं जाके इंटरव्यू दे दिया। जब इंटरव्यू दे दिया तो इसमें फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल गया। और इस बार एक्चुअली 4 बैंक ही अपने वैकेंसी दिए हैं। पीएनबी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स मार्क्स अच्छे चाहिए। इसमें 3.75 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्जिन थोड़ा होना चाहिए तो अच्छे बैंक मिलते हैं। पीएनबी, बीओबी, उसके बाद इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यही 4 बैंक वैकेंसी दिए थे। तो मेरा बैंक ऑफ ये महाराष्ट्र मिल गया, ठीक है। तो देखो, एसओ से ज़्यादा उम्मीद नहीं था, मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 3.75 से इससे एक लर्निंग आप लोग को ये भी मिल सकती है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि 10 नंबर 15 नंबर ही ज़्यादा होगा तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। 3.75 का ही डिफरेंस था। फिर भी इंटरव्यू का यदि मार्क्स कैलकुलेट करें तो इसमें एग्जैक्ट मेरे 75 आए थे। तो ठीक है, इंटरव्यू में भी ऐसा कोई हाई फाई नंबर नहीं है, 90-95, 75 था और ठीक ठाक था। मैंने सारे कोई जवाब तो नहीं दिए। और मैं बैंक में वर्किंग हो तो वर्किंग नॉलेज से ही पूछे, ज़्यादा थ्योरी टाइप से नहीं पूछा। और थ्योरी से पूछते भी नहीं है इसमें। उसका रीज़न ये है कि जो इंटरव्यू में जो आते हैं टेक्निकल पूछने के लिए, वो जनरली आईटी ऑफिसर ये सभी होते हैं, तो वो उतना थ्योरी पढ़ के आते नहीं है। उनको जो वर्किंग नॉलेज होता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, उस टाइप से वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा स्कोर था एसओ का। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पी और एसओ का आप लोग के साथ। थैंक यू, हैव अ